एक नगर में 45 साल की कुंती अपने 50 साल के पति गोपाल के साथ रहती थी। करवा चौथ का दिन था। वो चांद को देखकर गोपाल के हाथ से पानी पीती है और फिर गोपाल उसे मिठाई खिलाता है, जिसके बाद वो बोलती है, अरे गोपू जी क्या है, आप मुझे थोड़ी सी मिठाई खिलाइए ना। मैंने कहा था ना आपको कि शुगर फ्री वाली लेकर आना, लेकिन आप मानते नहीं हैं। ले आए अपने मन की मिठाई उठाकर, ऐसे थोड़ी होता है। अच्छा ठीक है, अब से ध्यान रखूंगा कि शुगर फ्री मिठाई लेकर आऊं। अब मुझे भी कुछ खिलाओ, मैंने भी तो तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखा था। जबरदस्ती। क्या बोला तुमने? जबरदस्ती? हाँ तेज बोलो ना, फिर धीरे क्यों बोल रहे हो? खाकर इतने मोटे होने को किसने कहा था? लो ठूस लो अपनी मिठाई। ये बोलकर वो अपने पति को मिठाई खिला देती है और फिर वो उसके जैसे ही पैर छूने लगती है तो गोपाल उसे अपने गले लगाकर बोलता है, अरे मेरी प्यारी सी कुंती, गले लगो, तुम्हारी जगह मेरे दिल में है। पर मुझे तो लगता है मेरी जगह आपके पेट में है, क्योंकि आपके सीने से लगने से पहले आपकी तोंद से लग जाती हूँ गले। कब से कह रही हूँ कम खाया करो, लेकिन नहीं, आप तो मानते नहीं हो। आपको तो बस तला हुआ खाना ही पसंद आता है। क्या करूँ कुंती, मुझे यही सब तो पसंद है। मुझे नहीं पसंद आता वो उबला सा बेस्वाद खाना। अब चलो, मुझे बहुत भूख लगी है और तुम्हें भी लग रही होगी। चलो खाना खाते हैं। अरे गोपू जी, बच्चों को भी करने दीजिए पूजा। आपको तो व्रत रखने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगा था कि थोड़े पतले हो जाओगे। अरे कुंती, तुम तो मेरे मोटापे पर ही अटक गई हो। देखो, एक व्रत रखने से कोई एक दिन में पतला नहीं होता। फिर भी तुम्हारे लिए व्रत रखा मैंने। अब चलो। अरे पिंकी बहू, विकास बेटा, तुमने अपना व्रत खोल लिया? जी पापा जी। आओ फिर खाना खाते हैं साथ मिलकर। ये बोलकर सब एक साथ खाना खाते हैं और जिसके बाद सबसे ज्यादा जल्दी गोपाल ही खाता है। तभी पिंकी बोलती है, अरे पापा जी, और खाना लेंगे आप? नहीं बहू, मैंने तो खाना खा लिया पेट भरकर। देख बहू, तेरे पिताजी ने तुझे अपने पेट पे हाथ फेरकर इशारा भी दे दिया। माँ जी, वैसे एक बात पूछूं? आप तो इतने स्लिम ट्रिम हैं, फिर पापा जी इतने मोटे कैसे हो गए? अरे बहू पूछ ही मत। इतना खाते हैं कि क्या ही बताऊं। मुझसे तो इन्होंने इतना खाना बनवा कर आधे से ज्यादा जिंदगी मेरी रसोई में ही निकलवा दी। अरे तुम तो बहू के आगे मुझे बुरा बना रही हो। जरा अपनी बात भी बताओ। देखो बहू, मुझे खाने का शौक नहीं था। मैं भी पहले विकास की तरह पतला था। वो तो शादी के बाद ही इतना अच्छा खाना बनाने लग गई कि अपनी तारीफ सुने बिना एक दिन रहा नहीं जाता था इससे। और रोज पकवान, कभी रबड़ी, कभी छोले भटूरे अटरम शटरम बनाती थी। मुझे भी इसके हाथ की ये सब चीजें खाकर आदत लग गई। और मुझसे नहीं तो विकास से पूछ, वो भी खाता था ये सब। पूछ बेटा। है विकास जी, पापा जी सच कह रहे हैं, आप भी खाते थे? हाँ पिंकी। तो फिर आप पतले कैसे हो? मैं माँ के हाथ का खाना खाकर जिम चला जाता था इसलिए, और कभी कभी खाना स्किप भी कर दिया करता था। ओह अच्छा बेटा, तो तूने मुझे क्यों नहीं बताया? आपको बताता तो आप कौन सा भारी भारी डंबल उठाकर जिम कर पाते। हाँ वो भी ठीक है। तेरा मतलब क्या है? मैं जवान नहीं हूँ। अभी भी बाहर जाऊंगा ना तो लड़कियाँ फ्लैट हो जाएंगी मुझे देखकर। वो आपको नहीं, आपकी तोंद को देखकर फ्लैट होगी और कहेगी, अंकल जी आगे से हमें इस एरिया में मत दिखना। ऐसे ही अगले दिन चारों का प्लान मूवी देखने जाने का होता है। विकास ऑफिस में था और बाकी तीनों घर से ही हॉल पहुंचने की कोशिश करते हैं। तीनों कुछ दूर आगे जाकर चलते हैं। तभी गोपाल बोलता है, बहू मेरे से और नहीं चला जा रहा है, तू जल्दी से ऑटो करवा दे। जी पापा जी। तभी वहाँ एक ऑटो आता है और पिंकी अपना हाथ देकर उसे रोक लेती है, जिसके बाद वो अंदर बैठकर बोलती है, आइए मम्मी जी, पापा जी जल्दी बैठिए, वरना हम लेट हो जाएंगे। अरे कुत्ती जल्दी बैठो ना। क्या बोला आपने? वो मेरा मतलब कि कुंती जल्दी बैठो, फिर मैं बैठूंगा। उसके कहने से कुंती भी बैठ जाती है और तभी वो बैठने की कोशिश करता है, लेकिन मोटापे की वजह से वो ऑटो में नहीं आ पाता और ऑटो वाले से बोलता है, अरे भैया, क्या तू भी छोटा सा ऑटो लेकर आ गया है? अरे मैं इतना बड़ा हूँ और तेरे ऑटो में जरा सी जगह है, अब कैसे बैठूं? अरे सर, बैठने की कोशिश कीजिए, आ जाएंगे आप। अरे भैया, तू क्या बात करता है? ये कहाँ से आएंगे इतने हट्टे कट्टे मोटे से? अरे माता जी, मैं बिठाता हूँ इन्हें। तभी ऑटो वाला पिंकी के मोटे ससुर को
ऑटो में बिठाने के लिए अपने दोनों हाथों से जबरदस्ती करता है और आखिरकार वो ऑटो में बैठ ही जाता है, जिससे दोनों सास बहू पिचक जाती हैं और पिचकते हुए बोलती है, अरे मम्मी जी, मेरा तो ऐसे बैठकर दम ही निकला जा रहा है, प्लीज कुछ करिए। अरे बहू, मैं तुझे क्या बताऊं, मेरा तो खुद दम निकल रहा है यहाँ बीच में बैठकर। मेरी क्या हालत हो रही है तुझे अंदाजा भी नहीं है। अरे गोपाल जी, थोड़ा उधर हो जाइए ना। मैं कैसे हो जाऊँ, मैं तो फंस गया हूँ ऑटो में। कुछ देर बाद जैसे तैसे तीनों सिनेमा हॉल आते हैं और ऑटो वाला बोलता है, माताजी मैं पहले बता रहा हूँ, मुझे ऑटो यहाँ तक लाने में बहुत दिक्कत हुई है, तो इसलिए 500 रुपए लगेंगे। अरे भैया तू ले ले, मैं समझ सकती हूँ तेरे कष्ट को। कुंती ऑटो वाले को पैसे दे देती है। कुछ ही देर बाद विकास भी वहाँ आता है और सब एक साथ बैठकर मूवी देखते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। जिसके बाद पिंकी बोलती है, मम्मी जी, आप पापा जी को कुछ कहती क्यों नहीं है? अरे उन्हें कहिए ना कि थोड़ा पतले हो जाएं। आपके साथ आते जाते बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, वो कितने मोटे हैं। और आज उनकी वजह से जो हमारा हाल हुआ है, आप तो जानती है ना। हाँ बहू, कल से तू अपने पापा को हेल्दी खाना खिलाइयो। मुझे तो पता नहीं है कि पतला होने के लिए क्या खाना चाहिए। कोई बात नहीं मम्मी जी, कल से पापा जी को खाना देने की जिम्मेदारी मेरी। अगले दिन पिंकी बहुत सारे फ्रूट्स काटकर अपने ससुर के आगे रखती है और ये देखकर वो बोलता है, अरे बहू, ये क्या है? खाने का टाइम है और तू मुझे खाने की जगह ये फल दे रही है। पापा जी, अब से आपको इसी तरीके का हेल्दी फूड खाना पड़ेगा, जिससे आपकी सेहत अच्छी रहे और आपका वेट लॉस हो। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ ये सब तुम क्यों कर रहे हो। कल ऑटो में मेरी वजह से थोड़ा सा पिचक के आ गए तुम लोग, अब मुझे पतला करने की कोशिश में हो। जो भी हो पापा जी, खाना तो आपको यही पड़ेगा। अपनी बहू की बात सुनकर गोपाल बेमन से वो सब फल खा लेता है, जिसे खाने के बाद भी उसका पेट नहीं भरता और ये उसके साथ 2 महीने तक होता है। जिसके बाद वो कुछ ठीक से नहीं खा पाता और इसलिए उसका बीपी डाउन हो जाता है और यही बात वो अपने बेटे से बोलता है, जिसके बाद उसका बेटा बोलता है, पापा, अगर ये दोनों आपको पतला करना चाहते हैं तो आप माँ को भी बोलो कि वो थोड़ी मोटी हो जाएं, जिससे वो आपकी मैच की भी दिखेंगी और उन्हें सबक भी मिलेगा। वो कैसे बेटा? पापा, आपको खुद पता चल जाएगा। बस आप मम्मी से इतना बोल देना और ये लीजिए आपके फेवरेट गरम गरम समोसे और आलू टिक्की, खाइए मजे से। अरे वाह मेरा राजा बेटा, तुझे कितनी परवाह है मेरी। पता है मेरी आंखें तरस गई थी इन्हें देखने के लिए। अब जल्दी से खा लो पापा। अपने बेटे के इतना कहने पर वो फटाफट से ये सब खा लेता है और कुंती से बोलता है, देखो कुंती, मैं तुम्हारे लिए आधा पेट भरकर ही पतला होने के लिए वो खाना खाता हूँ जो मुझे पसंद नहीं है। इसीलिए तुम्हें भी मेरे लिए थोड़ा मोटा होने की कोशिश करनी है, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा ही पतली हो, बहू से भी ज्यादा। इसीलिए तुम्हें अपनी डाइट बढ़ाकर मेरा साथ देना होगा, वरना मैं नहीं करूँगा डाइट कल से। ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं आपके जितना मोटी नहीं होंगी, सिर्फ बहू के जितना ही। ठीक है। अगले दिन से कुंती गोपाल के कहने के अनुसार बहुत ज्यादा घी और तेल वाली सब्जी, चिकना पदार्थ, बाहर का जंक फूड आदि खाने की कोशिश करती है और उसके ये कोशिश को देखते हुए पिंकी बोलती है, अरे मम्मी जी, आप ये सब क्यों खा रही हैं? मैं बड़े दिनों से देख रही हूँ कि आप बहुत ज्यादा खाना खाने लगी है, बिल्कुल पापा जी के जैसे। आखिर क्यों, बताएंगे मुझे आप? जैसे मैं तेरे पापा को मोटे से पतला करना चाहती हूँ, वैसे ही वो भी मुझे थोड़ा मोटा करना चाहते हैं। ओह, इसलिए आप ये सब खा रही हो। 1 महीना हो जाता है, लेकिन कुंती पर किसी भी खाने का कोई असर नहीं पड़ता और अब भी वो वैसे ही पतली दुबली थी। पिंकी अपनी सास को उसका वजन बताते हुए बोलती है, अरे मम्मी जी, आपका तो 1 ग्राम भी वेट नहीं बढ़ा है। अगर पापा जी इतना ऑयली फूड खाते ना तो एकदम हिपोपोटामस हो जाते। बस बहू, अब मैं ये सब नहीं खा सकती, मुझे गैस बनने लगती है और ये सब खा खा कर मेरा जिया जलता है। मुझसे नहीं होगा ये सब, जाकर बोल दे अपने पापा जी को। कुंती की ये बात उसका बेटा और गोपाल सुन लेते हैं और दोनों उसके पास आते हैं और विकास बोलता है, देखा माँ, आपसे खाया ही नहीं गया ना, आपको प्रॉब्लम होने लगी इन सब खाने से, तो सोचिए पापा पर क्या बीती होगी। पर बेटा,
तेरे पापा तो हेल्दी खाना खाते हैं, उन्हें क्या प्रॉब्लम होगी? माँ, आपके और पिंकी के हिसाब से वो हेल्दी खाना है, उनके लिए ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्हें ये खाना शरीर में लग ही नहीं रहा। एक बार भी सोचा आपने कि पापा का अचानक से बीपी डाउन क्यों हुआ? इसीलिए क्योंकि वो ये सब खाना खाते ही नहीं है। वो अपनी मर्जी का खाना खाते थे, कितना खुश रहते थे, कोई बीमारी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और अब वो ठीक से नहीं खाते। और माँ, मोटा पतला होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दोनों जैसे भी हैं बहुत अच्छे कपल हैं, एक दूसरे की कितनी परवाह करते हैं, ये किसी को कोई बताने की भी जरूरत नहीं है। आप दोनों परफेक्ट मेड फॉर ईच अदर हैं, प्लीज समझिए। बस बेटा, मैं समझ गई तेरे पापा की बात। सुनिए जी, अब से आप ये सब नहीं खाएंगे और मैं अभी आपके लिए अपने हाथ से पकोड़े बना कर लाऊंगी, साथ में पुदीने की चटनी भी। ठीक है, पर ऐसे नहीं, पहले गले लगो मेरे, तभी खाऊंगा तुम्हारे हाथ के पकोड़े। अरे शर्म करिए, बच्चे हैं सामने। तो क्या हुआ, है तो हमारे ही। इस तरह कुंती गोपाल के गले लग जाती है और उन्हें देखकर पिंकी विकास भी गले मिलते हैं और अब से कोई मोटा पतला होने की डाइट नहीं करता और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक दिन शाम के समय जिया गुस्से में कॉलेज से आती है और सीधे अपने कमरे में जाकर वहाँ की सारी चीजें इधर उधर फेंकते हुए अपने आप में बड़बड़ाने लगती है। यार मैं कैसे पीछे छुड़ाऊं इस आशिक से, इसने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। आए दिन गुलाब लेकर खड़ा हो जाता है, उसका चेहरा देखकर मन तो करता है वहीं मार डालूं। जिया गुस्से में ये सब बड़बड़ा ही रही थी कि तभी उसकी भाभी शालिनी उसके कमरे में आती है, जिन्हें देखकर वो चुप हो जाती है और पूरे कमरे को फैला देखकर शालिनी जिया से कहती है, जिया तुम ये क्या कर रही हो? अपना गुस्सा कमरे की चीजों पर क्यों उतार रही हो? लो, बस इनकी ही कमी थी, इनको बताओ क्या बात है, ताकि ये जाकर सभी घर वालों को बता दे। बोलो अब, क्या सोचने लगी हो? क्यों फेंक रही हो कमरे की चीजों को? आप मुझसे यही कहने आई हैं, तो आप जा सकती हो भाभी। नहीं, मैं ये कहने नहीं आई थी, वो तो तुम्हारे भैया और माँ जी तुम्हें नीचे बुला रहे हैं, यही बताने आई थी। बता दिया ना भाभी, अब जाइए आप। जिया की बात सुनकर शालिनी वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बाद जिया अपने कमरे से नीचे आती है और देखती है कि उसके सभी घर वाले किसी लड़के की फोटो देखकर आपस में बातें कर रहे हैं और वो उनके पास जाकर कहती है, लगता है कोई जरूरी बात चल रही है, तभी आप लोग यहाँ बैठे हो एक साथ। हाँ, जरूरी तो है, हम सब मिलकर तुझे भगाने की तैयारी कर रहे हैं। मतलब क्या है आपका भाई, और ये किस लड़के की फोटो है? हम सब लोग तेरी शादी की बात कर रहे थे, हमने तेरे लिए लड़का पसंद किया है, उसकी फोटो है। लड़का अच्छा है, एक बार तू मिल ले उससे, फिर उसके बाद शादी। माँ, लेकिन मुझे अभी शादी नहीं करनी, आप लोग मेरी सुनते क्यों नहीं हो? हमें अब कुछ नहीं सुनना है, इस साल हम तेरी शादी करके रहेंगे, बस हमें ये लड़का पसंद है। माँ सही कह रही है, कल हम लड़के वाले को बुला रहे हैं और तुझे उससे मिलना ही होगा। अब क्या करूँ सोच जिया, वरना ये लोग कल ही लड़के वालों को बुला लेंगे। माँ, वो मैं किसी और को पसंद करती हूँ और उसी के साथ शादी करना चाहती हूँ। कौन है वो? जरा हमें भी मिलवा दे, हम भी तो देखे तेरी पसंद। यार झूठ तो बोल दिया, लेकिन अब लड़का कहाँ से लाऊंगी मिलवाने के लिए, जब कोई है ही नहीं। जी माँ, जल्दी ही मिलवा दूंगी। इतना कहकर जिया अपने कमरे में चली जाती है और अपनी दोस्त ज्योति को कॉल करके सारी बात बताकर कहती है, यार मैंने शादी से बचने के लिए झूठ तो बोल दिया, लेकिन अब लड़का कहाँ से लाऊंगी मिलवाने के लिए, जब कोई है ही नहीं। वैसे मेरे पास एक आइडिया है, जब तेरे घर वाले लड़के से मिलने के लिए बोलेंगे तो तू अपने आशिक रवि को उनसे मिलवा दियो। तू पागल है क्या? मैं उस लंगूर को देखना पसंद तक नहीं करती और तू मुझे उसे घर वालों से मिलवाने के लिए बोल रही है। इसमें तेरा ही फायदा है। देख, मुझे यकीन है तेरे घर वाले रवि को बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे और तू दोनों तरफ से कुछ दिनों के लिए बच जाएगी। जिया और उसकी दोस्त की सारी बातें उसके लिए चाय लेकर आ रही उसकी भाभी शालिनी दरवाजे पर खड़ी सुन लेती है, जिसके बाद वो अंदर आने की जगह चाय लेकर वापस किचन में चली जाती है और अपने मन में कहती है, सच, मेरी ननद कितनी बड़ी झूठी है, अपनी आजादी और अपने स्वार्थ के लिए घर वालों की भावना से खेल रही है। लेकिन अगर मैंने घर वालों से कुछ कहा तो वो लोग मेरा विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगले दिन सुबह सभी लोग एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे। तभी जिया कॉलेज जाने के लिए तैयार होकर नीचे आती है। तभी उसकी माँ सविता उससे कहती है, जिया, आज कॉलेज से आते हुए उस लड़के को साथ ले आई हो जिसे तू पसंद करती है। यार ये लोग तो सांस ही नहीं लेने दे रहे हैं, अब कहाँ से लाऊं लड़का, और मैं उस आशिक के चक्कर में पड़ना नहीं चाहती हूँ। कहाँ खो गई तुम, बोलो ना, ला रही हो ना आज शाम उसे घर पर। जिया, अभी भी टाइम है, सच बोल दो, वरना यह झूठ इस बार तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। क्या बात है जिया, तुम कुछ परेशान लग रही हो, कोई बात है तो तुम बोल सकती हो।
नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं शाम को उसे लेकर आऊंगी आप लोगों से मिलवाने के लिए। जिया इतना कहकर कॉलेज के लिए निकल जाती है। तभी रोड क्रॉस करते टाइम एक लड़का अपनी बाइक लाकर जिया के सामने खड़ी करता है, जो कि कोई और नहीं उसका आशिक रवि था, जिसे देखकर वो गुस्से से कहती है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम जानते हो ना मुझे ऐसी हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम भी जानती हो ना कि मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ। क्या तुम मुझसे प्यार से बात नहीं कर सकती हो? प्यार से बात, वो भी तुमसे? जिया ये तू क्या कर रही है? अभी तुझे इसकी जरूरत है, इससे प्यार से ही बात कर। रवि, मेरे घर वाले मेरी शादी कहीं और करने वाले हैं। अगर तुम चाहते हो मैं तुमसे प्यार से बात करूं, तो तुम्हें आज शाम को मेरे साथ मेरे घर चलना होगा, क्योंकि मैंने कभी तुमसे कहा नहीं, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आज तुमने मुझसे इतनी बात कर ली, वही बहुत है मेरे लिए। ठीक है, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। ठीक है, तुम मुझे शाम को मेरे घर के सामने मिलना। जिया इतना कहकर कॉलेज चली जाती है। कुछ समय बाद शाम को वो रवि को लेकर अपने घर आती है और रवि को देखते ही सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो कोई और नहीं उनकी पड़ोसन शांति का बेटा था, जिसे देखकर समीर कहता है, ये है तेरी पसंद? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। हाँ बेटा, तुझे ही नहीं मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है कि जिया रवि को पसंद कर सकती है। सुनाओ और सुनाओ, मैं तो यही चाहती हूँ ताकि मेरी शादी और आशिक दोनों से एक साथ पीछा छूट जाए। माँ, अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं रवि से शादी नहीं करूँगी। पसंद नहीं, हमें बहुत पसंद है। अमीर घर का है, पास का पास है, और क्या चाहिए। क्या सच में जिया रवि को पसंद करती है? लग तो नहीं रहा है। हे भगवान, मैं तो अपनी झूठ में और फंसती जा रही हूँ। ये सब तो उल्टा हो गया। चलिए चाय नाश्ता करते हुए बात करते हैं। कुछ समय बाद सभी लोग एक साथ बैठकर चाय नाश्ता करते हुए आपस में बातें करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद रवि अपने घर चला जाता है। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है। समय के साथ जिया और रवि की शादी फिक्स हो जाती है। दिन पर दिन जिया अपने झूठ में फंसती जा रही थी, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी एक दिन जिया रात के समय रवि को फोन करके अपने घर आने को कहती है और उससे मिलने के लिए घर से बाहर जाती है। जिया को बाहर जाते देखकर शालिनी भी उसका पीछा करती है, जहाँ जिया को रवि से बात करते सुनती है। देखो, मैं अपने घर वालों को कुछ नहीं कह सकती हूँ, लेकिन तुम जानते हो कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, इसलिए तुम शादी के लिए मना कर दो। मैं इतना बड़ा पागल नहीं हूँ। जिस लड़की से मैं बात करने के लिए तरसता रहता था, उससे अब मेरी शादी हो रही है, तो मैं मना कैसे कर दूँ? मतलब तुम मुझसे बिना मेरी मर्जी की शादी करोगे? यही समझ लो, लेकिन अब शादी होकर ही रहेगी। तुम्हारा आशिक तो था मैं, अब तुम्हारा पति भी बनूंगा। रवि इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और उसकी बात सुनकर जिया भी रोते हुए अपने कमरे में जाती है। और उन दोनों की सारी बातें सुनने के बाद शालिनी के होश उड़ जाते हैं और वो अपने आप से कहती है, हे भगवान, मेरी ननंद कितना झूठ बोलती है। रवि उनका बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि उनका आशिक है। अच्छा है, उन्हें उनकी झूठ की सजा मिलनी चाहिए। मुझे तो पहले ही पता था। ये तो मेरी झूठी ननंद की पसंद तो हो ही नहीं सकता। ये तो मेरी झूठी ननंद का आशिक निकला। शालिनी इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है और शादी का दिन आता है। जिया अपने कमरे में बैठकर रो रही थी। तभी वहाँ रवि आता है और उसे तैयार ना देखकर गुस्से में उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तभी उसकी भाभी वहाँ आती है और रवि को एक थप्पड़ मारते हुए कहती है, मुझे तो पहले दिन से ही शक था कि तुझ जैसे इंसान को मेरी ननंद कभी पसंद नहीं कर सकती। साथ ही तुम दोनों की बातें सुनकर मुझे यकीन भी हो गया। मैं चुप सिर्फ इसलिए थी ताकि ये खुद सबको सच बताए, लेकिन आज तूने तो हद ही पार कर दी। शालिनी इतना कहकर जिया और रवि को नीचे लेकर आती है और अपने परिवार वालों को सारी सच्चाई बताती है, जिसके बाद जिया अपने सभी घर वालों से इतना बड़ा झूठ बोलने की माफी मांगती है और अपनी भाभी को उसकी जिंदगी खराब होने से बचाने के लिए थैंक यू बोलती है। साथ ही दोबारा फिर कभी झूठ ना बोलने का वादा करती है।